चुनाव आयोग ने 2024 के रण की तारीखों का शंखनाद कर दिया है। इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। आयोग ने 7 चरणों में आम चुनाव कराने की घोषणा की है। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को देश के मुखिया के लिए होने वाले चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। राजस्थान की 25 सीटों के लिए 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 13 सीटों पर जनता वोट डालेगी। कहा जा रहा है कि इस बारे में नतीजे चौंकाएंगे और कई रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में आयोग ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष पूर्ण कराने की पूरी तैयारी है। खास बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 2019 की तुलना में 6% वोटर्स भी बढ़ गए हैं, तो संभव है कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ सकता है। 24 की अग्नि परीक्षा में कौन बनेगा अग्निवीर और देश का प्रधान, तो आज की चर्चा चुनाव के शंखनाद पर। तो इस शंखनाद की गूंज को आगे बढ़ाने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस से प्रवक्ता है, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश गर्ग जी, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं एसपी मित्तल जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। तो शंखनाद हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है और सबसे पहला सत्ता से सवाल सुरेश गर्ग जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं 25 की 25 सीटों पर, क्या एक तरफा चुनाव हो जाएगा ऐसा लग रहा है? देखिए सौरभ जी, निश्चित रूप से हम राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें जीत के आएंगे। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने बेटे को अगर जोधपुर से वो नहीं जीता पाते हैं और अपने बेटे को वो जालोर शिफ्ट करते हैं, तो उससे ये साबित होता है कि अशोक गहलोत जी अपने जिले के अंदर भी जीत नहीं रहे। अच्छा। तो ये लग रहा है कि कांग्रेस की जमीन तो पहले से भी खिसकी हुई थी और अब की बार जो हमने पिछले लाखों का मार्जिन जो था, कहीं पे 3.5 लाख में, किसी 5 लाख वोटों से जीत के आए थे, अब हम उससे ज्यादा मार्जिन से। तो ये वैसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जैसा कि राजेंद्र राठौड़ के केस में हुआ था, चूरू से वहां तारानगर पहुंचे, वैसा? नहीं, राजेंद्र राठौड़ जी देखिए, विधानसभा और लोकसभा में फर्क है। ये मोदी जी का चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है। और फिर मुझे ये बताइए कि अगर उनको ऐसा नहीं था तो फिर जोधपुर से जालोर शिफ्ट करने की कहां जरूरत आ गई थी? तो इसलिए कांग्रेस को पता है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। दूसरा, जो पिछला जो हमारा मार्जिन था, उससे ज्यादा मार्जिन से हम राजस्थान के अंदर जीत के आएंगे और पूरे हिंदुस्तान में अब की बार 400 पार का निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। ठीक है प्रदीप जी, इनकी हकीकत से कितना ताल्लुक रखते हैं आप? मतलब कितना मानते हैं कि जो 25 का ये कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे हैं, ये आप ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे। भाजपा के प्रवक्ता के आप कथन से लगता है कि लोकतंत्र इनकी मुट्ठी में है। ये लोगों की भावनाओं से कतई परिचित नहीं है। जिस तरह का माहौल देश में है और जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया है, हाल ही में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार की जो अभी जड़ सामने आई है, उसका इन्हें आभास नहीं हो रहा है। इस देश का मतदाता चुप है, देख सब रहा है, समझ सब रहा है, लेकिन इन्हें इस बात का भान नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्होंने उन सभी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा किया हुआ है जिनके भरोसे चुनाव की बात कर रहे हैं, 25 सीटें की बात कर रहे हैं। इनको ये आभास है कि चुनाव आयोग भी इनका है। अब आप देखिए, आज चुनाव आयोग ने घोषणा की है कार्यक्रम की। मैं एक बहुत मोटी बात मेरे दर्शकों से कहना चाहता हूं कि इस देश में 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, बिहार और बंगाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु इन दोनों से बड़ा राज्य है। और देखिए, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं संसद की, लोकसभा की। वहां पर चुनाव एक दिन में हो रहा है, वो इसलिए कि चूंकि भाजपा का वहां पे कोई धरातल नहीं है, तो उस 39 सीटों का चुनाव एक ही दिन में चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन उसके समकक्ष बिहार और बंगाल में चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जहां पर इनका प्रभुत्व है, वहां पर इन्होंने सुविधा अनुसार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके पार्टी के अध्यक्ष अपनी सुविधा अनुसार चुनाव को समायोजित करने की स्थिति में हैं और चुनाव आयोग ने इनका बाकायदा ध्यान रखा है। लेकिन तमिलनाडु में चूंकि इनकी जमीन नहीं है, वहां इन्हें कोई उम्मीद नहीं है, तो वहां चुनाव एक दिन में हो रहा है। आप बताइए, 39 सीटों का राज्य और 42 सीटों का राज्य, एक 39 सीट के राज्य में चुनाव 7 दिन में और 42 सीटों का चुनाव आप समझिए 7 दिन में हो रहा है। तो ये किस तरह का भान है? इसमें 100% इनकी ये भ्रांति है कि चुनाव आयोग इनकी एजेंसी है, उसके माध्यम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरा इसका बात जवाब दें और आने वाले समय सुरेश जी, इस सवाल की प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा सर। बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर भी लगा दिया
यहाँ पर प्रदीप जी ने, और आपकी पार्टी पे तो लगाया ही है। खैर देखिए सौरभ जी, ये कांग्रेस की फितरत में है जी। ये जितनी भी स्वतंत्र एजेंसी उनके ऊपर आरोप लगाते आए हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगाया है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आरोप लगाया, ईडी सीबीआई जो भी एजेंसी है, जब इनके फेवर में डिसीजन आ जाता है जब तो बहुत अच्छा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट पर कोई आरोप नहीं लगाया। आपका नेता ने, अरे राहुल गांधी आपका नेता, पहले तो मुझे बताओ राहुल गांधी आपका नेता है नहीं है? वो आपके कृत्यों के प्रदीप सामने जी है। ये बताइए, राहुल गांधी आपका नेता है नहीं सवाल है? मैंने मानते सुप्रीम हो कोर्ट नहीं? की बात कही मानते है। हो नहीं मानते? मैंने आप? सुप्रीम कोर्ट पर राहुल कोई गांधी आरोप को नहीं लगाया। आपका, इसका मतलब सुप्रीम है कोर्ट राहुल ने गांधी को आपको नेता कतई नहीं मना मानते। किया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम आप कोर्ट राहुल ने गांधी को आपको नेता कतई नहीं मना किया है। पूरा ठीक है देश प्रदीप देख जी, रहा है। लेकिन अगर आपके नेता ने कोई बयान दिया है, ठीक है आपने भ्रष्टाचार किया। प्रदीप जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप नहीं लगाया। प्रदीप जी, बात करिए। चुनाव आयोग आपकी एजेंसी है। चुनाव आयोग आपकी एजेंसी है, मैंने ये कहा है। राहुल गांधी आप भ्रमित मत ठीक है कीजिए। सूरज जी, सूरज जी आप रुक जाइए। सूरज जी आप रुक जाइए। सूरज जी, प्रदीप जी आपने नहीं लगाया, अगर आपके नेता का बयान है तो उससे तो नहीं मुकर पाएंगे ना सर। सूरज जी वही कह रहे हैं, पर उनके जवाब सुन बात लीजिए। तलाश किया है। मेरे नेता ने बात नहीं हुई है। आपके मैंने नेता सुप्रीम राहुल कोर्ट पर गांधी कोई ने आरोप बोला नहीं है। लगाया। आपके नेता इन्होंने राहुल गलत बयानी की है। देखिए, आपके मैंने नेता सुप्रीम राहुल कोर्ट गांधी पर ने कोई सुप्रीम आरोप कोर्ट- नहीं लगाया। ये अपना आपके आरोप नेता वापस ने- लें। ये अपना आरोप वापस लें। मैंने सुप्रीम कोर्ट पर कोई आरोप नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य उजागर किए। मैंने उनका आभार व्यक्त ठीक किया। है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हैं, उनसे जान लेते हैं। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया, दोनों की आपका आरोप प्रत्यारोप पर्सनल हो गया है। एसपी मित्तल जी, जिन व्यवस्थाओं पर चुनाव आयोग ने जो तमाम व्यवस्थाएं की हैं उन पर सीधा सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर मित्तल जी ने लगाया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव आयुक्त बोल रहे थे तो बोल रहे थे कि क्षेत्रफल हो चाहे भौगोलिक व्यवस्था हो, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है तारीखों का, उसी के आधार पर चुनाव कराए जाते हैं और इसको सबको समझने की जरूरत है। देखिए सर, प्रदीप चतुर्वेदी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, हमारे पत्रकार साथी ही रहे ये। और स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस की बात रखेंगे तो कांग्रेस के मंच पे बात रखेंगे तो ऐसी बात कहेंगे जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज हमें जो राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी बात पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण की, मैं आपके दर्शकों को यहाँ बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव आयोग ने इस पर्व को संपन्न कराने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। आप देखिए 97 करोड़ लोगों का वोट डलवाना कोई आसान काम नहीं है। और जब इतनी विविधता हो देश में, जब इतनी विविधता हो, तब क्या नाम से ये सारा काम मुझे लगता है बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हमने जो व्यवस्था की है, आप वोट डालने आइए। लोगों से ये अपील करी कि उन्होंने कहा कि वोट डालने आप आइए। अभी प्रदीप चतुर्वेदी ने जो बात कही उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए, हो सकता है प्रदीप चतुर्वेदी जी के अपना विचार हो, लेकिन जो मुझे लगता है चुनाव आयोग का जो निर्णय रहा होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका की बात नहीं है। अब यदि मान लो चुनाव आयोग को ये भाजपा के लिए कहते हो तो वो इनका विचार हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की होगी, मुझे ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखा होगा। तमिलनाडु के अंदर चूंकि कानून व्यवस्था बहुत नियंत्रण में है और हमने देखा कि कोई ऐसी अपराध की बड़ी घटनाएं वहां क्या नाम से सामने नहीं आती है, भले ही चाहे वहां पे क्या नाम से डीएमके का शासन हो, लेकिन वहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मुझे लगता है बिहार और पश्चिम बंगाल के मुकाबले में अच्छी है। इसलिए आप देखोगे पश्चिम बंगाल में जो कई चरणों में चुनाव की बात आई है, किस तरीके से वहां के हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। ऐसे बिहार के हालात में भी हमने कई बार देखा है कि वहां पे क्या नाम से मतदान केंद्रों पे कब्जा हो जाता है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये चरणों का निर्णय इस लिया बात से गया। तो आप सहमत होंगे, केवल विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है, किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर सवाल खड़े कर देना या चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर 97 करोड़ लोग वोट डालने वाले हैं सर, इस गंभीरता को समझने की जरूरत है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राजनीतिक पोषण, मतलब पॉलिटिकल फंडिंग की बात उन्होंने की है। इस देश में चुनाव जब चुनाव आयोग कराता है तो ये जिम्मेदारी भी उनकी है कि पॉलिटिकल फंडिंग का दुरुपयोग होता हो तो उसको रोकें। पर सवाल यह है कि उन्होंने जिक्र किया लेकिन उसके उपाय के बारे में उनको चर्चा नहीं की है। तो सवाल यही है कि पॉलिटिकल फंडिंग का अगर प्रोविजन की बात वो करते हैं तो ये उनका दायरा है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने व्याख्या की है लेकिन किसी कार्रवाई का उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया। तो सवाल स्पष्ट है कि अगर पॉलिटिकल फंडिंग की बात हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस दबाव की राजनीति से फंड इकट्ठा किया है उसका दुरुपयोग तो होगा, लेकिन उन्होंने उस पे तो सर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, इलेक्टोरल बोर्ड की बात हो रही है। सुरेश जी, कार्रवाई की जा रही है और कांग्रेस लगातार निशाना आप पर साध रही है। सौरभ जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी की जो आवाज से और भाषा से ये लग रहा है कि हताश हो चुके हैं। इनको ये पता लग चुका है कि हमारा जमीन खिसक चुकी है और हम जीत नहीं पा रहे।
जो इनकी 52 सीटें 2019 में आई थी ना, वो भी इनकी नहीं आ रही, क्योंकि इनके अलायंस के नेता ने खुद ने बोला है कि आप 40 भी जीत नहीं पाओगे। तो प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपको इस पे मंथन करना चाहिए कि आप कुछ अगर मान लो 50 सीटों में कोई प्रगति कर सकते हो तो, क्योंकि जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की। जहां तक आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हो प्रदीप जी 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड है, भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ मिले हैं और 14,000 करोड़ दूसरी पार्टियों को मिले हैं। अब मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं और 252 सांसद दूसरी पार्टियों के हैं, आप गुणा लगा दीजिए, हमको फिर 303 सांसद में 6,000 करोड़ रुपए मिले, आपको तो 14,000 करोड़ रुपए मिल गए हैं, वो कहां गए? उस पे जवाब दीजिए। बस इधर उधर के प्रोपोगंडा करना, फालतू की इधर उधर की बातें करना, इसकी बजाय धरातल पे आइए, हकीकत में जानिए कि क्या चीज है। ठीक है भाई, प्रदीप कोई जी, अगर उसका ठीक है प्रदीप जी जवाब ले लेते हैं सर, तो बात समझ में आती है। ठीक है सर, INDIA गठबंधन आपका है और तमाम दल है। लोग पहले 1100 रुपए लेके 1000 रुपए जमा करते थे, 1000 रुपए तो जेब में रख लेते थे, 100 रुपए उसमें पार्टी में जमा करते थे, वो स्थिति थी। उस चीज को हमने रोका क्योंकि आपके नेता ने खुद ने बोला कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। वो आप लोगों की आदत बन चुकी है, उस आदत को रोका है हम लोगों ने, भ्रष्टाचार को रोका है। ठीक है प्रदीप जी, आपका पक्ष क्या है? क्योंकि बिल्कुल बहुत सहजता के साथ ये निकल गए हैं, और आपका पक्ष क्या है इसमें? क्योंकि INDIA गठबंधन के भी दल हैं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड मिले 14,000 करोड़ रुपए के, अन्य पार्टियों के करोड़ रुपए तो इनको मिले ना, उसका जवाब दीजिए। उस पे सर 6,000 करोड़ मिले हमारे 300। प्रदीप जी उसका क्या हिसाब किताब है? अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने 600 करोड़ लोगों के, सुनिए, अरे बात सुनिए, गणित समझ में आते तो समझो, गणित समझ में आते समझो तो सही, आप इनको रोकने बोलो जवाब। सर एक बार गणित समझ लेते हैं सुरेश जी, ठीक है सर बताइए, बोलिए। इसमें अभी भी आवक में और जावक में 600 करोड़ का डिफरेंस है, अभी वो टेली नहीं हो रहा 600 करोड़। ये बड़े लोगों की नाम छुपाए गए हैं, 14,000 करोड़। आप मुझे बोलने दें, अगर बहस का तरीका यही है। सुरेश जी प्रदीप जी को जवाब मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। जब आप आंकड़े दिए गए हैं उसमें आवक और जावक बराबर होनी चाहिए। सवाल यह है कि उसमें 600 करोड़ के उसमें डिटेल नहीं है। इसका मतलब है कि SBI ने उन लोगों के नाम छुपाए हैं, कुछ लोग नाम छुपाए हैं। उसका उजागर कल सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप तथ्यात्मक और बॉन्ड का, ठीक है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा, वो उस पर छोड़ देते हैं अपन। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है अपन राजस्थान, ठीक है सर, उन्होंने भ्रष्टाचार आपके फेवर में आ जाएगा तब तो विश्वास है ना आपको सुप्रीम कोर्ट में, ये तो बता दो फिर। दुरुपयोग कर इन्होंने फंड इकट्ठा किया है। ठीक है सर, कोर्ट उसका फैसला दे देगा। जी एक बात और कहना चाहता हूं, बोलिए कि अभी हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री राहत कोष और PM केयर फंड पे भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का दुरुपयोग फंड का इन्होंने कितनी बार जांच कराने किया है, मेरी मांग है और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि PM केयर फंड में जिसकी इन्होंने ऑडिट नहीं की है, वो प्राइवेट फंड है, उसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि उसमें आए धन का इन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया है और क्या उस धन में भी ईडी, CBI, सुरेश जी मेरे हिसाब से बीजेपी को इस मांग से साफ होना चाहिए। इस मांग से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए सर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज की दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि साहब 600 करोड़ का डिफरेंस है, मैं कह रहा हूं कि ठीक है 600 करोड़ रुपए हमारे और शामिल कर दो, 6,600 करोड़ हो गए, अब तो 14,000 करोड़ रुपए आपके हैं, वो तो बता दो कि आपको 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तो वो तो बता दो। इधर उधर चिल्लाने से देखो जनता, देखो सौरभ, ठीक है सर, जनता ने देखो मानस बना चुका है, जनता बिल्कुल क्लियर कट है, मोदी जी के साथ है। उनने बिल्कुल क्लियर कट मानस बना चुके हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और अब की बार 400 पार जो हमारा नारा है, और हम 400 पार आएंगे। 370 भारतीय जनता पार्टी की सीटें पूरे हिंदुस्तान में आएगी और राजस्थान में 25 की 25 सीटें लेके आएंगे, और पहला जो हमारा जो मार्जिन था उससे ज्यादा मार्जिन से जीत के आएंगे हम। ये हमारा लक्ष्य है। प्रदीप जी बड़ा चैलेंज, आप 25 के 25 ठीक है सर, मैं समझ गया सुरेश जी, फिर बता दीजिए कि सुरेश जी आपकी बात समझ गया। जालोर प्रदीप जी बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ चेहरा है, सुरेश जी ऐसे शाउटिंग में से नहीं हो पाएगा सर, चर्चा नहीं हो पाएगी। प्रदीप जी एक बड़ा सवाल यहाँ पर कांग्रेस में ये जरूर है, क्योंकि एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का चेहरा जिसके आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और यहाँ कांग्रेस में वो चेहरा, वो सशक्त चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी इस SBI के जो कांड है इसमें उजागर हो चुके हैं, ये नंगे हो चुके हैं, इनके पास बोलने कुछ नहीं है। इस देश के लोग सब देख रहे हैं, अगले 4 दिन में इस देश की राजनीतिक दिशा तय हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप SBI के बॉन्ड के नंबर्स आने दीजिए और मैचिंग होगी
पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। ये 14 करोड़ का 1000 करोड़ ठीक है सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है प्रदीप जी। बॉन्ड के माध्यम सामने आएगा। इलेक्टोरल बोर्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर आ जाएगा। एसबीआई पे भी नोटिस जारी किया गया है, जो सच है वो सामने आ जाएगा। मैंने पूछा 3 दिन रुक जाइए कि सर चुनाव में चेहरा कौन है, और इनको जवाब देना होगा। प्रदीप जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि चुनाव में चेहरा कौन है, किस आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है, कैसे टक्कर देने वाली है बीजेपी को। सबकी निगाह, जनता की निगाह आपकी तरफ है सर। हमारी संगठन की नीति है, हम लोग सामूहिक चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा नेता अभी नहीं तय नहीं है। हमने तय किया और हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने, अरे सवाल इस बात का नहीं है, लोकतंत्र में चेहरा नहीं, लोकतंत्र की मान्यताओं पर चुनाव लड़ा जाता है। आपके एक व्यक्ति के चुनाव अगर लड़ने की आपकी परंपरा है तो आप भुगत रहे हैं, क्योंकि ये परिणाम जो सामने आए हैं ना, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है वो इसी एकाकी व्यक्तित्व के कारण है, एकाकी नेतृत्व के कारण है, ताकि आज भारतीय को जवाब देते नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। देश के लोगों को लूटा है। आप 3 दिन जाइए, 3 दिन में सब सामने होगा और देश की राजनीति। एसपी मित्तल जी कितना सहमत है आप इस बात से कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जा सकता है और वो टक्कर दे सकते हैं जो कि दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उनको? देखिए सौरभ, जब इस चुनाव की सुरसराहट हुई शुरू में, तो आपने देखा कि क्या नाम से विपक्षी दलों ने एक इंडिया गठबंधन बनाया और ये कहा कि हम क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेंगे और जो भाजपा की सीट है वो 100 से कम लाएंगे। ये इंडिया अलायंस के नेताओं ने ये बात की। लेकिन आज हम देख रहे हैं इंडिया अलायंस का क्या हाल है, कहीं पर भी इंडिया अलायंस नजर नहीं आ रहा है। और जो क्या नाम से बिहार की स्थिति देखें, बंगाल की स्थिति देखें, मतलब कांग्रेस की पहल पे ये इंडिया अलायंस बना था। लेकिन जो सामने स्थिति आई है, मुझे लगता है कि अब जो इंडिया अलायंस का कोई महत्व ही नहीं रहा है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, गठबंधन का जहां कुछ राज्यों में हुआ है, जैसे हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश में से 80 में से कुल 17 सीटें वहां कांग्रेस को मिली है। अब आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो पंजाब में जहां उनका प्रभाव है वहां तो वो समझौता नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कर रहे हैं। दिल्ली में से 7 में से कुल 3 सीटें कांग्रेस को दी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो विपक्ष ने एक माहौल शुरू में जो बनाया था, मुझे लगता है कि वो क्या नाम से धीरे धीरे उसका खत्म हो गया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पास में नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा चेहरा है जिस पर लोग क्या नाम से भरोसा करते हैं। अब मैं सौरभ, मैं इसके साथ ही आज राजस्थान के संदर्भ में इस डिबेट को लाना चाहता हूं कि जिस तरीके से चुनाव की घोषणा के साथ ही जो आज राजस्थान में हुआ, हमने देखा कि बाड़मेर के अंदर कांग्रेस ने एक अच्छी पहल करी कि वहां के 2 दिग्गज नेताओं को, एक पूर्व आरएस है उनको और एक जो क्या नाम से दूसरे जो मेधाराम बिश्नोई है, उनको कांग्रेस में शामिल कराया गया। अच्छी बात है, कांग्रेस अच्छी पहल कर रही है और यदि बाड़मेर के अंदर कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती है तो। लेकिन इसके साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी का भी अध्ययन करना चाहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े डिसीजन लिए। एक तो यह कि बड़ी संख्या में लोगों को क्या नाम से भाजपा में शामिल किया और उसमें वो करण सिंह यादव भी शामिल है। आपको ध्यान हो जनवरी 2018 जब क्या नाम से उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, तो करण सिंह यादव अलवर से चुनाव जीते थे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में। आज वही करण सिंह यादव क्या नाम से भाजपा में क्या नाम से शामिल हो गए। तो और उसके साथ ही आज जिस तरीके से आयोगों की घोषणा की है, तो मुझे लगता है ये भी क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो स्थिति को मजबूत कैसे किया जाए। ठीक है प्रदीप जी, जिस तरह से मन बदल रहे हैं, चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, मन बदल रहे हैं, क्या ये मत भी बदल जाएंगे? क्योंकि बड़ा सवाल और एक बड़ा जिसे कहा जाए जंग कांग्रेस के अंदर ये भी है कि जिस तरह से परिवार के लोग हैं वो छोड़ते हुए जा रहे हैं, लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ा रहे हैं। ये बात मैं मानता हूं कि हमारा दुर्भाग्य भी है कि जो लोग हमारी पार्टी में अल्प समय के लिए आए वो निकल के भी चले गए। ये ऐसे स्थायी लोग नहीं होते हैं। राजनीति में वो लोग हैं जिनका बहुत्व है, जो लोग पार्टी बदलकर अपने भविष्य को संवारते रहते हैं। जहां तक करण सिंह यादव की बात आपने कही है, करण सिंह यादव जी ने अगर पार्टी का विरोध था तो पार्टी से अलग होते, पार्टी के बाद विरोध करते, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी जाना चाहते थे इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो मेरी कोई संवेदना उनके साथ नहीं है। वो वरिष्ठ हैं, अच्छे आदमी हैं, व्यक्तित्व में मेरे मित्र हैं, लेकिन अगर भाजपा में जाना था तो ये उनका बहाना उचित नहीं। अगर वो पार्टी में विरोध करते, उसका सामना करते, तो मैं समझता हूं उनका ज्यादा सम्मान होता। लेकिन चूंकि उनको भाजपा में जाना था, वो अवसर को तलाश रहे थे, इसलिए अब कोई संवेदना उनके प्रति नहीं है। और ऐसे लोग कल जाएं आज जाएं, कांग्रेस को उनकी चिंता नहीं है। ठीक है सुरेश जी, कठिन डगर तो आपके लिए भी है क्योंकि बड़े बड़े नाम शामिल कर लिए और अब कहीं ना कहीं महामंथन में जुटे हुए हैं कि कैसे भी अब जो 10 कैंडिडेट उतारने हैं वो निश्चित नहीं कर पा रहे हैं और देरी हो रही है उसमें। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए आप, 167 कैंडिडेट हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर उतार, वो क्या 267 कैंडिडेट पूरे हिंदुस्तान में उतार दिए। राजस्थान में 15 उतार दिए इन्होंने, राजस्थान में 10 उतारे। टोटल अगर देखें तो इन्होंने 82 उतारे।
तो उस संख्या को देख लीजिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कुछ नहीं है। खुद ये प्रदीप जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा दुर्भाग्य है। अरे भाई फिर दुर्भाग्य तो जब तक आप एक व्यक्ति को 20 बार लॉन्च कर लिया, अब वो लॉन्च करते फिर वापस गिर जाता है, अब वो प्रमोट ही नहीं होते, इसमें क्या करे जनता, क्या करे इसके अंदर? भारतीय जनता पार्टी का क्या दोस्त है? बार बार उसको लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। इनको खुद को मंथन करना चाहिए कि भैया अब 20 बार लॉन्च कर चुके हैं, अब वो फ्लॉप हो चुके हैं। ठीक है एसपी मित्तल जी, अब इन चीजों पे मंथन ठीक है सुरेश जी, समय का अभाव है। एसपी मित्तल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी बीजेपी ने 15 कैंडिडेट उतारे, कांग्रेस ने 10, अब जो देरी हो रही है क्या लगता है सर, इसलिए हो रही है कि कोई इधर आने वाला है या उधर जाने वाला है, उसको लेकर, उसको साधने को लेकर अभी तक देरी की जा रही है, मंथन चल रहा है? स्वाभाविक है सौरभ, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। कांग्रेस इस बात को देख रही है कि यदि भाजपा में कोई असंतोष होता है उम्मीदवार की घोषणा के बाद में, तो उसको क्या नाम से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हमने चूरू में देखा, चूरू के अंदर राहुल कुशवाहा जो अभी मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि उनको टिकट नहीं मिला तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो मुझे लगता है कांग्रेस इस बात पे विचार करेगी कि एक बार जब भारतीय जनता पार्टी की घोषणा हो जाए उसके बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे, और भाजपा में यदि कोई असंतोष है तो उसको बनाया जा सके। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और तैयारियां सबकी पूरी है और आचार संहिता भी लग गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का पात्र बनने के लिए। लेकिन अंत में फैसला जनता को करना है, वो फैसला क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।